बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और आज का हमारा टॉपिक काबीना मिशन प्लान 1946। ये टॉपिक काबीना मिशन प्लान ये उसी सियासी हलचल या जद्दोजहद उसका नतीजा था जो कि 1940 से शुरू हुई। बल्कि आप ये कभी कहें कि जंग अज़ीम दोम जब शुरू हुई 1939 से 1945 तक, तो ये उन वाक़यात का बिल्कुल एक समझ लें कि एक पीक पॉइंट तक एक चला गया था सिलसिला, जिसके बाद पाकिस्तान बनना बिल्कुल वाज़ेह हो चुका था। हालांकि इस काबीना मिशन में कुछ ऐसी चीज़ें थीं, जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो शायद आपके जहन में जाए कि पाकिस्तान फिर कैसे बना। खैर वो हम अगले टॉपिक्स में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जैसे कि सियासी बेचैनी जिसके हवाले से हम कहते हैं कि बरसगीर में मामलात ख़राब रहे। एक तरफ मुसलमानों ने करारदाद लाहौर या फिर करारदाद पाकिस्तान जिसको कहा जाता है वो पेश कर दी, तो हिंदुओं ने हिंदुस्तान छोड़ दो, सिविल नाफरमानी वगैरह की तारीखें शुरू कर दी कि यहाँ से अंग्रेज़ वैसे भी चले जाएंगे तो अक्सरियत जो है वो हिंदुओं की है, तो हुकूमत फिर किन को मिलेगी, इक़्तिदार किन को मिलेगा, हिंदुओं को मिलेगा। बज़ाहिर तो ऐसा ही नज़र आ रहा था, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर देखें कि गांधी जो है वो जेल में बैठ के वो कायद-ए-आज़म से मुज़ाकरात करता है। CR फार्मूला दिया जाता है कि अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल कर फिर मामलात हम आपस में तय करेंगे, जिसको कायद-ए-आज़म कहता है कि धोखा और मकारी है, अंग्रेज़ जाने से पहले इस मसले का हल करके जाएँ। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड वेवल अपना प्लान पेश करते हैं और उसके ऊपर शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 होती है, जिसके साथ बड़ी तवक्कुआत थी। लेकिन 5 मुसलमान जो गवर्नर जनरल की इंतज़ामी कौंसिल में शामिल होना थे, उसमें बात बिगड़ गई। कायद-ए-आज़म चाहते थे 5 के 5 मुसलमान जो हैं वो मुस्लिम लीग से हों, जबकि कांग्रेस और बरतानवी हुकूमत चाहती थी कि एक मुसलमान किसी और जमात से हो। कायद-ए-आज़म इस बात के ऊपर अड़ गए और बिल आखिर ये कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। खैर जिम्मेदारी कायद-ए-आज़म पर डाली गई कि ये हठ धर्मी का नतीजा है। कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ था कि ये जाल एक साजिश थी कि अगर एक मुसलमान भी किसी और जमात का होता तो फिर हम लोग ये बात नहीं कर सकते थे कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पर हेडिंग बना रहा हूँ, ये है तारुफ। तारुफ में 1945 में बरतानिया में इंतखाबात होते हैं, लेबर पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है और लॉर्ड एटली जो था वो बरसगीर का जो सियासी मसला है उसको हल करने के लिए, क्योंकि अमेरिका का भी दबाव था कि बरसगीर के मसाइल क्यों है, इसको हल किया जाए, तो वो अपनी काबीना से कुछ अफराद को बरसगीर भेजता है कि इन मामलात का कोई हल निकाला जाए। इसलिए जो मिशन बरसगीर आया उसको हम क्या कहते हैं, काबीना मिशन प्लान। क्या कहते हैं, काबीना मिशन प्लान। तो ये वज़ीर आज़म कौन था वहाँ पर, लॉर्ड एटली, और बरसर इक़्तिदार है जमात लेबर पार्टी 1945 को। अब ये मिशन भेजा गया, इसके आ जाते हैं मकासद। इसके कितने मकासद थे, 2 मकासद इसके कौन से थे। इसके मकासद थे कि एक तो बरसगीर की दस्तूरी हैसियत, यानी बरसगीर में दस्तूरी हैसियत जो है वो वाज़ेह की जाए। मतलब ये कि कानून साजी हो बरसगीर में जिसमें वहाँ की सियासी ताकतें जो हैं वो मुत्तफ़िक हो जाएं। मतलब मैं आपको आसान करके बताऊं कि बरसगीर में कोई कानून ऐसा बनाया जाए जो यहाँ के लोगों ने बनाया हो, यहाँ के जो सियासी नुमाइंदे हैं जमातों के, वो मिल बैठ कर एक कानून बनाए बरसगीर के लिए, जिसको हम आइन कहते हैं, जिसको हम दस्तूर कहते हैं। दूसरी बात, इसका दूसरा मकसद था कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो खलीज है, जो फासला है, उसको कम करने के लिए कोशिश की जाए। यानी कि ये 2 जमातें 2 इंतहाओं पर हैं और 2 कौमी नज़रिया तो वैसे ही सामने था। तो ये चीज़ देखते हुए इनके आपस के जो यानी कि इख्तलाफात हैं, इनको ख़त्म करने की कोशिश की जाए।
ये थे इनके मकासद। अब इसके मेंबरान, इसके 3 मेंबरान थे। कौन कौन से? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ईवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस। ये 3 अफराद, क्योंकि इन तीनों का ताल्लुक बरतानवी काबीना से था, यानी कि वज़ीर आज़म जो अपनी एक टीम बनाता है मामलात को चलाने के लिए, क्योंकि वो अकेला तमाम चीज़ों को डील नहीं कर सकता। मुख्तलिफ़ अमूर होते हैं, खारजी, दाखिली, सेहत के, तालीम के, मनसूबाबंदी की बेतहाशा चीज़ें होती हैं। तो अकेला वज़ीर आज़म तमाम चीज़ों को देखभाल नहीं कर सकता, तो अपने साथ कुछ लोगों को शामिल करता है जो उसकी अपनी जमात से होते हैं, और वो अपनी एक टीम बनाता है। उस टीम को हम क्या कहते हैं? काबीना। क्योंकि इन तीनों का ताल्लुक वज़ीर आज़म की टीम में से था, काबीना से था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? काबीना मिशन प्लान। और ये कब आया? बरसगीर में 1946। अब इसमें आप देखें कि 1946 में क्यों? इससे पहले आम इंतखाबात हो चुके थे। दिसंबर 1945 में, जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था कि 1945 दिसंबर में मरकज़ी असम्बली के इजलास होते हैं, इंतखाबात होते हैं, और जनवरी 1946 को सूबाई सतह पर इंतखाबात करवाए जाते हैं। अब यहाँ तक तो बात आ गई कि लॉर्ड एटली बरसर इक़्तिदार है, जमात यानी कि उनकी लेबर पार्टी कामयाब हुई, बरसगीर के सियासी हल के लिए उन्होंने कोशिश की, 3 लोग यहाँ पर भेजे गए। अब ये जब काबीना मिशन जहाँ पर पहुँचा, उसने सबसे पहले क्या किए? मुज़ाकरात। अब इसने मुज़ाकरात कैसे किए? ये 3 जो लोग थे, इन्होंने सूबों के गवर्नर और वज़राए आला से बातचीत की, ठीक है, उनसे चीज़ों के ऊपर गौर व फ़िक्र के लिए, यानी कि उनके नुक्ता नज़र जो वो बात कहते थे, यानी कि गवर्नर से पूछा गया कि आपकी क्या राय है। वज़राए आला से बातचीत के दौरान पूछा गया कि बरसगीर का सियासी मसला कैसे हल हो सकता है। फिर उन्होंने 2 बड़ी जमातें जो बरसगीर में थी, हिंदू और मुसलमान, कांग्रेस और मुस्लिम लीग से अलग अलग बातचीत की। कांग्रेस का वही मौक़िफ़ जो हमने मंशूर पिछली दफ़ा आम इंतखाबात में पढ़ा, कि वो चाहती थी कि बरसगीर एक वादत की सूरत में आज़ाद कराया जाए, ठीक है, इसकी तकसीम ना हो, और तमाम जो यहाँ के ग्रोह और फ़िरके हैं वो उनके साथ मुत्तफ़िक हैं, बल्कि हत्ता के मुसलमान भी उसके साथ मुत्तफ़िक हैं। ये कहना था कांग्रेस का। दूसरी तरफ कायद-ए-आज़म से मुलाकात से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे शिमला कॉन्फ्रेंस में वीटो का एक मामला हुआ था कि कायद-ए-आज़म ने जब मुस्तरद कर दिया तो पूरी कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। तो वज़ीर आज़म बरतानिया ने एक बात कही थी कि हम किसी अक़लियत को कभी हक़ नहीं देंगे कि वो वीटो का हक़ इस्तेमाल कर सके। यानी कि इनडायरेक्टली बात कर रहे थे कि हम किसी चीज़ जो हमने पेश की हो, हम किसी अक़लियत को हक़ नहीं देंगे कि वो उसको मुस्तरद कर सके। तो ये इनडायरेक्टली अटैक किस पर किया जा रहा था? मुस्लिम लीग और कायद-ए-आज़म और शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी। वीटो का मतलब होता है मुस्तरद कर देना, या इसको वीटो को कहते हैं हक़ इस्तरदाद, मुस्तरद करना, ठीक है। तो कायद-ए-आज़म ने मुस्तरद किए थे वो नुकात, इस वजह से शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई। तो यहाँ पर वज़ीर आज़म बरतानिया ने कहा था हम किसी अक़लियत को हक़ नहीं देंगे कि वो हमारी किसी चीज़ को पेश की, उसको वीटो कर सके। कायद-ए-आज़म ने फिर जब मिशन से बातचीत की तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि मुसलमान यहाँ पर एक जुदागाना तशख़्ख़ुस रखने वाली कौम है, यानी कि वो हर लिहाज से दूसरी कौमों से अलग है और उसे अपने मुस्तक़बिल का तयन करने का मुकम्मल हक़ है। मुस्तक़बिल का तयन का मतलब कि वो कौन सी सिमत में आगे जाना चाहते हैं, इकट्ठे रहना चाहते हैं या वो तकसीम चाहते हैं और अलग अपना मुल्क बनाना चाहते हैं। इनका मुकम्मल हक़ है, क्योंकि ये बरसगीर में अलग शनाख्त रखती हैं। इनका मज़हब, इनकी रिवायात, तहज़ीब व सकाफ़त, तमाम चीज़ें दूसरे अकाओं से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पर हिंदुओं से, और इनको मुस्तक़बिल का तयन का मुकम्मल हक़ है। अब यहाँ तक तो हो गए मुज़ाकरात। मुज़ाकरात में आपने देखा उन्होंने वज़ीर आला से बातचीत की, उनका मौक़िफ़ जाना, गवर्नरों से की, कांग्रेस से बातचीत हुई और कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। ये तमाम चीज़ें सुनने के बाद अब बारी आती है जो मिशन ने तजावीज़ पेश की, काबीना मिशन ने जो तजावीज़ पेश की। यहाँ पे हेडिंग बनेगी
तजावीज़ उन्होंने पेश की 16 मई 1946 को। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि वो तजावीज़ कौन कौन सी थी। पहली तजवीज़ जो थी बरे सगीर एक यूनियन। अब इसमें कहा गया कि बरे सगीर एक यूनियन बनाई जाएगी और इस यूनियन में जो ये इकट्ठी चीज़ होगी बरे सगीर की, उसमें मुख्तलिफ़ रियासतें और मुख्तलिफ़ सूबे शामिल होंगे। ठीक है, बरे सगीर पूरी एक यूनियन बनाई जाएगी। जैसे कि वो बरे सगीर एक पूरी शक्ल में था, इसमें मुख्तलिफ़ सूबे और रियासतें शामिल होंगी। एक वफाक होगा, यानी कि एक हेडकोार्टर जिसके पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात होंगे। वो अमूर ख़ारजा, दिफा, मवासलात, ये तमाम शोबे वफाक के पास होंगे। और टैक्स वगैरह, महसूलात जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, इसके मुतल्लिक़ भी तमाम चीज़ें जो है वो वफाक के अंडर आएंगी। इसके अलावा तमाम इख्तियारात बाकी जो थे वो सूबों के हवाले कर दिए गए, यानी कि सूबों को भी इख्तियारात दी गए, लेकिन वफाक जो था, जो हेडकोार्टर जिससे सारे सूबे मिले होते हैं, जैसे कि हम देखें कि हमारा पाकिस्तान है, इसके जो सूबे हैं ये इस्लामाबाद हम कहते हैं हमारा कैपिटल है। ठीक है, ये हमारा वफाक है, इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर इनके पास जो वफाक होता है, मरकज़ होता है, उसके पास ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, सूबों के पास कम होते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसे था, वफाक के पास बड़े इख्तियारात थे और फिर छोटे मोटे इख्तियारात जो है वो सूबों के हवाले कर दिए। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है और वो है सूबाई ग्रुप। इसमें उन्होंने एक तजवीज़ दी कि सूबों के ग्रुप बनाए जाएंगे। एक मतलब एक चीज़ उन्होंने बताई। अब इसमें 3 चीज़ें थी, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में तमाम आज के जो हिंदू के इलाके हैं, जिसमें हिंदुओं की अक्सरियत है, वही शामिल थे। बिहार, उड़ीसा, मद्रास, यूपी, उत्तर प्रदेश, सीपी, सेंट्रल प्रोविंस वगैरह, ये तमाम जो थे ये ग्रुप ए में शामिल थे। ग्रुप बी और ग्रुप सी में ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले और हिंदू आबादी मिक्स वो सूबे डाले गए। जैसे कि ग्रुप बी में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा को शामिल किया गया। अब पंजाब ज़ाहिर बात है, उसमें हिंदुओं की आबादी थी और मुसलमानों की, और तकसीम के बाद आधा पंजाब उधर है, आधा इधर। ग्रुप सी में बंगाल और आसाम, बंगाल के भी 2 हिस्से थे, मगरबी और मशरक़ी, और आसाम का सिर्फ एक ज़िला सैलट जो है वो मुस्लिम आबादी का ज़िला था। तो ये ग्रुप बंदी की गई। ग्रुप ए बिहार, उड़ीसा, यूपी, सीपी। ग्रुप बी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा। और ग्रुप सी में बंगाल और आसाम शामिल थे। ये एक नई तर्ज का वफाक था, इसमें सूबाई ग्रुप बंदी थी। और ये इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ जाती है और वो है मरकज़ी आइन साज असम्बली। अब कहा गया कि ज़ाहिर बात है, आइन उन्होंने पहले भी कहा था दस्तूरी हैसियत वाज़ह की जाए। तो मरकज़ी आइन साज असम्बली का इंतखाब सूबाई असम्बलियों के मेंबरान या अरकान करेंगे। यानी कि ज़ाहिर बात है, तब जो एक मरकज़ में आइन साजी के लिए लोग बैठने हैं, उनका इंतखाब कौन करेंगे? जो सूबों से लोग जीते हुए हैं वो इंतखाब करेंगे। अब जब मरकज़ में आइन बन जाएगा तो हर सूबा अपने अपना आइन बनाएगा। ठीक है, मरकज़ में पहले आइन बनाएंगे और उसके बाद ज़ाहिर बात है सूबे भी थे उसमें, वफाक और उसके बाद सूबे। तो पहले मरकज़ का आइन बनेगा और उसके बाद तमाम सूबे अपने अपने आइन बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है और वो है अबूरी हुकूमत।
फौरी तौर पर अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी जो आइन बनने तक अबूरी तौर पर काम करेगी। अब अबूरी हुकूमत क्या होती है? इंटरिम गवर्नमेंट या वक्ती तौर पर जो एक हुकूमत बनाई जाती है। इसकी अगर मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से मिसाल दूँ समझने के लिए, तो अगर एक हुकूमत अपना वक्त पूरा करती है 5 साल का, या उसको किसी वजह से हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो नए इंतखाबात तक दरी बात है वो जमात तो चली गई और नई जमात अभी आनी बाकी है, तो उसके दरमियान के अरसे में कुछ लोगों को तमाम हुकूमती अमूर सौंप दिए जाते हैं, ठीक है, और वो लोग जो होते हैं वो वक्ती तौर पर हुकूमत चलाते हैं। तो अबूरी हुकूमत का मतलब यही होता है, वक्ती तौर पर जो हुकूमत चलाई जाती है। अब यहाँ पर था कि अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी जिसमें मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं बड़ी, उनके जो मेंबरान हैं वो बीच में अरकान शरीक होंगे, बड़ी सियासी जमातों के, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, यूनियनिस्ट वगैरह वगैरह जो भी पार्टी हैं। अब ये हुकूमत अबूरी तौर पर कब तक काम करेगी? जब तक आइन नहीं बन जाता, जब तक आइन नहीं बन जाता। आइन बनने के बाद क्या होगा? अगर कोई सूबा अपना ग्रुप तब्दील करना चाहे तो उसको इस बात का हक होगा, ठीक है। अगर कोई सूबा अपना ग्रुप तब्दील करना चाहिए, यानी कि ए में जो लोग सूबे हैं वो बी में आना चाहिए, बी वाले सी में या सी वाले ए में, तो इसके अख्तियार होगा, लेकिन जब तक मरकज़ी आइन बन नहीं जाता। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास तजवीज़ में अगली तजवीज़ आती है। अब याद रखिएगा इसमें तजवीज़ में 2 ऐसी तजवीज़ें थी जो एक मुसलमानों के हक़ में मुस्लिम लीग की और एक कांग्रेस के हक़ में थी। अब हम बढ़ रहे हैं जो मुसलमानों के हक़ में बज़ाहिर नज़र आ रही है। यूनियन से अलहदगी। अगर कोई किसी ग्रुप का एक सूबा या 2 सूबे यूनियन यानी कि बड़े सगीर को, हमने कहा था ना एक यूनियन होगा, अगर बड़े सगीर से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें इस अमल की इजाज़त होगी। अगर कोई सूबा बड़े सगीर से अलग होना चाहता है तो वो अलग हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। कितने साल? 10 साल। मतलब अगर आप देखें तो कुछ मुसलमानों के सूबे अगर बड़े सगीर से अलग हो जाए तो पाकिस्तान बन जाता, तो पाकिस्तान बनने का कितना अर्सा हमें नज़र आ रहा था? 10 साल नज़र आ रहा था। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है और वो है हक़ इस्तरदाद या वीटो, जिसकी मैं थोड़ी बहुत बात पहले बता चुका था। यानी कि अगर कोई पार्टी, कोई जमात पसंद नहीं करती इन तजावीज़ को जो कि काबीना मिशन ने पेश की। अब याद रखिएगा वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया ने कहा था कि हम अक़लियतों को इजाज़त नहीं देंगे कि वो वीटो का हक़ इस्तेमाल करें, किसी चीज़ को मुस्तरद करने का हक़ इस्तेमाल कर सकें। ये बात वहीं से थी और ये नुक्ता किसके लिए फ़ायदेमंद नज़र आ रहा था? कांग्रेस के लिए। कैसे? हक़ इस्तरदाद वीटो का हक़। कहा गया कि अगर कोई काबीना मिशन की इन तजावीज़ को पसंद नहीं करता तो उसे पूरा हक़ है, उसे पूरा हक़ है, लेकिन अबूरी हुकूमत में वही शामिल होगा जो इन तजावीज़ को मानेगा। यानी कि वो जमात अबूरी हुकूमत का हिस्सा बनेगी जो कि क्या करेगी? इन तजावीज़ को मानेगी। अबूरी हुकूमत में शामिल होने का मतलब क्या? आइन बनाना, तमाम चीज़ें वो उसके मुखालिफ चली जाएंगी। ना वो आइन बना सकेंगे, ना कोई उनके पास अथॉरिटी होगी। तमाम चीज़ उनके, समझ लें कि अगर हिंदू ये तमाम चीज़ें कर रहे होते और मुसलमान इन तजावीज़ को रिजेक्ट कर देते तो वो आइन भी अपनी मर्ज़ी से बनता, बल्कि मुसलमानों का जो पाकिस्तान देखने का ख्वाब है वो भी चकनाचूर हो रहा था। ये नुक्ता कांग्रेस को फेवर कर रहा था कि पाकिस्तान का मुतालबा माना नहीं गया बजाय, तो मुसलमान इसको मुस्तरद कर देंगे, मुस्लिम लीग इसे मुस्तरद कर देगी और क्या होगा कि हिंदू जो है वो अक्सरियत में है तो वो ये अबूरी हुकूमत का और बाद में हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करेंगे। अब इसके ऊपर आ जाता है रद्द अमल। क्या आ जाता है? रद्द अमल में 2 जमातें
कांग्रेस, मुस्लिम लीग। ये मैंने कांग्रेस इसलिए पहले लिखा, जो आपकी बुक पर भी कांग्रेस पहले लिखा हुआ है, कि वो ज़्यादा खुश थे कि तजावीज़ में पाकिस्तान का मुतालबा नहीं किया गया। उनके जो लोग थे गली महलों में वो खुशियाँ मना रहे थे। नेहरू ने कहा कि जिना का पाकिस्तान दफन हो गया, यानी कि कायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा वो आज ख़त्म हो गया। मुस्लिम लीग वाले मायूस थे, इनके कारकुन जो थे वो मायूस थे, क्योंकि पाकिस्तान का मुतालबा बीच में माना ही नहीं गया, बात तक बीच में नहीं की गई। तो ये बात कोई छोटी बात नहीं थी, पाकिस्तान का ख्वाब वाकई टूटता हुआ नज़र आ रहा था। इस मौके पर कायद-ए-आज़म ने कहा कि हमें अफसोस है कि मिशन ने मुसलमानों की जो एक राय थी, एक उनकी ख्वाहिश थी, उसको पीछे कर दिया। जबकि हम अभी भी वसूख से कहते हैं कि बरसगीर के सियासी मसले का हल दो आज़ाद मुमलिकतों में ही मौजूद है, यानी कि इसकी तकसीम अगर बरसगीर की होगी तो ये ही फ़ायदा होगा। खैर, अब हम आ जाते हैं हतमी फ़ैसले की तरफ। गहरी बात है, काबीना मिशन ने जो बात की इस पर फ़ैसला तो लेना था। मुस्लिम लीग कौंसिल ने तमाम यानी कि जो है इजाज़त वो कायद-ए-आज़म की सपोर्ट कर दी कि आप जो फ़ैसला करेंगे वही फ़ैसला किया जाएगा। कायद-ए-आज़म ने तमाम की जो यानी कि राय है उसके मुखालिफ जाते हुए काबीना मिशन को मंजूर कर लिया। अब मुस्लिम लीग वाले खुश और कांग्रेसी मायूस दिखाई देने लगे। अब कांग्रेस भी परेशान हो गई। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र के बाद आधा प्लान माना। कितना? आधा प्लान। याद रखिएगा, वो खुश थे कि वो मुस्लिम लीग वाले नहीं मानेंगे, अबूरी हुकूमत में वही शामिल होंगे और आगे हुकूमत उनकी ही बनेगी। अब यहाँ पर कांग्रेस ने आधा प्लान मान लिया। अबूरी हुकूमत मरकज़ी आइन साज़ असम्बली पर तो राज़ी हो गए, लेकिन सूबाई ग्रुपों की तश्कील वो उन्होंने मुस्तरद कर दी, जिसमें 10 साल बाद सूबों का अलग होना था। अब वो सूबाई ग्रुपों की जो तश्कील थी उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमें ये तजवीज़ नहीं पसंद। आधा प्लान माना। कायद-ए-आज़म ने कहा कि अब बरतानिया को चाहिए कि वो क्या करें, वो इस प्लान को नाफिज कर दें, क्योंकि एक बड़ी जमात मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसको मंजूर कर लिया है। लेकिन बरतानिया हुकूमत ने अबूरी हुकूमत जो है कांग्रेस के बगैर आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। वो ख़ुद ही अपनी तजावीज़ से फिर गए। कायद-ए-आज़म को वादा खिलाफ़ी पर शदीद गुस्सा आया, उन्होंने मायूसी का इज़हार किया और 16 अगस्त को योम रास्त इक़दाम करार दिया गया। योम रास्त इक़दाम। अगस्त 1946 कायद-ए-आज़म ने 16 अगस्त 1946 का दिन योम रास्त इक़दाम करार दिया, डायरेक्ट एक्शन डे। यानी कि बरतानिया खुल के सामने आ गया, किसके? मुसलमानों के। और मुसलमानों के पास अब इसके अलावा कोई चारे नहीं था कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर उतर आए। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। मैं इसका मोटी मोटी चीज़ें दोबारा से बता देता हूँ। लॉर्ड एटली आया, उसने यानी कि लेबर पार्टी आई, बरसगीर के मसाइल के हल के लिए मिशन भेजा गया और 3 मेंबरान थे। मकासद बरसगीर की दस्तूरी हैसियत वाज़ह करने और हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करना। खैर वो आए, उन्होंने मुज़ाकरात किए गवर्नरों से, सूबाए वज़राए आला से, कांग्रेस, मुस्लिम लीग से। तजावीज़ उन्होंने पेश की। बरसगीर को एक यूनियन बनाने की तजवीज़ थी, सूबाई ग्रुपों की तश्कील, मरकज़ी आइन साज़ असम्बली उन्होंने बनानी थी, अबूरी हुकूमत एक कायम करना थी। अगर कोई सूबा यानी कि यूनियन सलाहदगी भी मुमकिन थी, लेकिन 10 साल बाद, जिसमें पाकिस्तान बनता नज़र आ रहा था। और अगर कोई तजावीज़ नहीं मानेगा तो उसको अबूरी हुकूमत में भी शामिल नहीं किया जाएगा। पहले कांग्रेसी खुश थे। खैर कायद-ए-आज़म ने ये प्लान मंजूर कर लिया तो वो अब परेशान हो गए। उन्होंने आधा प्लान माना, लेकिन तजावीज़ के मुताबिक जो पूरा प्लान जिसने मानना था वही अबूरी हुकूमत का हिस्सा था। लेकिन बरतानिया ने कांग्रेस के बगैर हुकूमत आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। हतमी फ़ैसला यही था कि कायद-ए-आज़म को फिर इस बात पर रंज व गम था और उन्होंने 16 अगस्त 1946 का दिन योम रास्त इक़दाम करार दिया। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।